यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत। कैसा लगता है आपको ये सुनना? कमेंट में अवश्य बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 के अपने देश के नाम संबोधन में एक वाक्य बोला, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। लोगों ने इसका अपने अपने हिसाब से विश्लेषण किया, लेकिन हमें वो सभी इस कारण समझ नहीं आए क्योंकि ये कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट तो है नहीं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब पूरी दुनिया में काफ़ी कुछ बदल जाना होता है, यानी जो आज महाशक्ति हैं वो समाप्त हो सकती हैं, देशों के नक्शे चेंज हो सकते हैं। इसमें आप कोविड के समय उड़ने वाली रूमर्स को भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि उसका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया पर एक साथ पड़ा था। काफ़ी देशों की स्थितियाँ उससे बदल चुकी हैं। इसको केवल विकास या अन्य ऐसे डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जो कि किसी एक देश की आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक स्थिति के बारे में हो। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ देश, खास तौर पर एशिया के देश, ज़रूर एक अम्ब्रेला के रूप में सामने आकर यूरोपियन देशों की कमर तोड़ सकते हैं। वैसे भी दुनिया की आबादी का 60% से ज़्यादा हिस्सा एशिया में रहता है, तो एशिया पर अमेरिका या यूरोप क्यों रूल करता है? हमने आपको अखंड भारत सीरीज के पहले पार्ट में बताया था कि अफ़गानिस्तान क्राइसिस में भारत के सबसे पहले मिलिट्री बेस, जो कि तजाकिस्तान में स्थित है, उसका स्ट्रेटेजिकल महत्व और उसके स्थापित करने के पीछे मंशा क्या थी। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कलयुगी नारद और आप देख रहे हैं खबरी नारद की अखंड भारत सीरीज का पार्ट 2। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आने वाले पार्ट और ऐसे ही अन्य विषय जिन पर आपको एकदम अलग हटकर विश्लेषण मिलने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। अफ़गानिस्तान, जो कि कभी भारत का ही एक पार्ट था, उसको किस नाम से जाना जाता था? वीडियो के अंत तक आपको इसकी जानकारी भी इसी वीडियो में मिल जाने वाली है, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग आज देख रहे हैं कि किस तरह एक हंसते खेलते देश को बर्बाद कर दिया गया है। यूरोप और अमेरिका की घटिया राजनीति ने ये किया, लेकिन क्या ये सब पहली बार हुआ है? जी नहीं। अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश है जो कि जब से भारत से अलग हुआ है तब से लेकर आज तक स्थिर नहीं रह पाया है, और आज तो इसको ग्रेवयार्ड के रूप में भी जाना जाने लगा है, यानी कब्रगाह, देशों की कब्रगाह। इस देश पर आज तक कोई भी देश राज करने में असफल रहा है। हालांकि कुछ पुराने लोगों और इतिहास की माने तो ये एक श्रापित देश है जिसको गांधारी का श्राप है। जिस प्रकार शकुनी की कुटिल चालों की वजह से महाभारत में कौरव कुल का नाश हो गया था, उसी प्रकार शकुनी, जो कि इस देश का राजा था, उसका ये देश कभी भी शांत नहीं रह सकेगा और ना ही यहाँ की जनता को कभी शांति हासिल होगी। और यदि हम इतिहास को उठाकर देखते हैं तो महाभारत युद्ध के बाद से आज तक इस कंधार देश को कभी स्थिरता प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि गांधारी ने शकुनी को श्राप दिया था कि तेरा राज्य भी कुल विहीन हो जाएगा और शांति हासिल नहीं कर पाएगा। जो लोग अपने कुल, संस्कृति, संस्कारों, धर्म, मान्यताओं और अपनी विचारधारा से कट यानी अलग हो जाते हैं, वो आजीवन इसी प्रकार उधेड़ बूंद में लगे रहते हैं। भोगना और भागना उनकी नियति बन जाती है। शायद यही कारण था कि भारतीय वैदिक शिक्षा में शास्त्र के साथ शस्त्र की शिक्षा भी अनिवार्य थी। अंग्रेजों के समय भारत से अलग होने वाला ये पहला टुकड़ा था। भारत में इस्लाम का प्रवेश द्वार भी अफगानिस्तान ही था, क्योंकि ये एक शापित देश था और भटका हुआ देश था। हालांकि इससे पहले ईरान, जो कि कभी पर्शिया था, और ये यहूदी विचारधारा का जनक भी था। यहूदी विचारधारा को मैं पर्सनली तौर पर सनातन का ही एक अंग मानता हूँ, क्योंकि यहूदी आइडियोलॉजी ने भी कभी भी हिंसात्मक विस्तारवाद या यूं कहें कि किसी भी तरह का विस्तारवाद नहीं अपनाया था, और यहूदी यादव वंश का ही एक रूप हैं। खैर, ये सभी विषय फिर कभी किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वक्त ये वो डॉट्स हैं जो कि अखंड भारत की तरफ एक इशारा देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि
जिस देश ने भी अफगानिस्तान पर हुकूमत करने का प्रयास किया वो बर्बादी को प्राप्त हो गया। न तो यहाँ शांति से कभी मुगल ही राज कर पाए, न ही ब्रिटेन, और उसके बाद जब रूस ने इस पर कब्जा किया तो खुद उसका विघटन हो गया। तालिबान शासन आया तो अमेरिका ने उसको नेस्तनाबूद जमा एक लंबा और खर्चीला प्रयास किया। लेकिन आज यदि पूरे विश्व के नज़रिए को आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि आज अमेरिका अपना वो स्टेटस खो चुका है जो उसको सुपर पावर बनाता था। यानी कुल मिलाकर ये रूस के बाद अब यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की कब्रगाह बनने जा रहा है। वैसे भी अगर देखा जाए तो 2500 साल के कट्टरपंथी अब्राहिमिक रिलीजन, जिनमें मुख्यतः दो ईसाई और इस्लामिक, और दोनों की ही विचारधारा और इनकी होली बुक्स ने आखिर दुनिया को क्या दिया है? केवल अशांति, एक रिलीजियस प्रतिस्पर्धा, खून खराबा, मारकाट, दूसरों के अधिकारों का हनन, जबरन विस्तारवाद, दूसरों के हिस्सों के संसाधनों पर अतिक्रमण, चाहे वो प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक, के अलावा और क्या दिया है इन्होंने? और ये दोनों खुद को ही कहते हैं इनका फैसला देखे, कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकशाफ कर रहे हैं। इंकशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। बात करते हैं ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, चाइल्ड वेलफेयर और प्रोटेक्शन की। आज कहाँ घुस गई है वो शांति? आज कहाँ है ह्यूमन, वुमेन, चाइल्ड राइट्स, प्रोटेक्शन और वेलफेयर? लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने ये सब किया क्यों? खुद अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी के लोगों का ये बयान है, हमारा नहीं है। लगभग 85 बिलियन 85 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 7 लाख करोड़ के हथियार अमेरिका ने अफगानिस्तान में यूं ही छोड़ दिए हैं, जिनसे छोटे छोटे 4-5 देशों की सेनाएं तैयार हो जाती हैं। याद रखिए, आतंकवादियों के मुकाबले एक सेना आधे हथियारों के बल पर भी युद्ध जीत सकती है, क्योंकि सेना हथियारों का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी होने पर ही करती है। सेनाएं अपनी प्लानिंग, हौसले और इंटेलिजेंस के बूते युद्ध लड़ती हैं, केवल हथियारों के बूते नहीं। इतना बड़ा हथियारों का जखीरा, जिसमें 6 लाख अत्याधुनिक गन्स, 7,500 से ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियाँ, 200 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, 200 से ज़्यादा अत्याधुनिक सर्विस लॉन्च ड्रोन, साथ ही नाइट विजन गॉगल्स, हेलमेट्स, फुल बॉडी आर्मर यानी बुलेट प्रूफ ड्रेस इत्यादि तक शामिल हैं। और भी न जाने क्या क्या होगा। साथ ही बायोमेट्रिक डिवाइस जो अफगान के लोगों के साथ उन सभी देशों के लिए बेहद बड़ा खतरा बन गई हैं, जिनका भी अशरफ गनी सरकार के साथ भिन्न भिन्न तरह के प्रोजेक्ट्स को लेकर काम चल रहा होगा। यानी सभी की पहचान सार्वजनिक यानी आतंकवादी संगठनों को मिल चुकी है। और ये सबसे बड़ा खतरा आज एशिया के लिए है। और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की बात तो दुनिया कर ही नहीं रही। क्यों? यानी एक पूरे बड़े युद्ध का पूरा साजो सामान इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है। आज आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करके देखने की गलती भी न करें, क्योंकि ये युद्ध चाइना के खिलाफ होना है या भारत के खिलाफ। वैसे तो एशिया की तीनों महाशक्तियाँ भारत, चीन और रसिया तीनों ही अमेरिका के दुश्मन हैं। व्यापार को लेकर, सुपर पावर के तमगे को लेकर, स्टेटस को लेकर, अर्थ मटेरियल और हथियार बाजार को लेकर। खैर, बाकी देशों की बात आगे आने वाले पार्टों में करेंगे। अभी अखंड भारत की बात करते हैं। वो हथियार जिनको अमेरिका ने कभी बेकार बताते हुए और कभी भूल गए कहते हुए अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे को यूं ही फ्री में लुटा डाला है। एक अनुमान के तौर पर अमेरिका लगभग $3 ट्रिलियन से ज़्यादा के रकम और हजारों अमेरिकन सोल्जर्स की बलि अफगानिस्तान में चढ़वा चुका है, केवल अपना प्रभुत्व और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। लेकिन क्यों? क्या अफगानिस्तान में मौजूद खनिज उसका मुख्य लक्ष्य थे, यानी रियर अर्थ मटेरियल्स? या हथियार बाजार को फिर से डेवलप करना अमेरिका का मकसद है? क्योंकि मुस्लिम कट्टरपंथ के कारण एशिया सबसे बड़ा हथियार उपभोक्ता केंद्र यानी बाजार है। अस्थिरता ही अमेरिका को महाशक्ति बनाए रखते आई है। उसके लिए भी क्या हो सकता है? वैसे अफगानिस्तान की वो खनिज संपदा जिसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका ने जियोलॉजिकल सर्वे 2010 में कराया था,
जिससे ये जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ 1 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की खनिज यानी रियर अर्थ मटेरियल्स मौजूद हैं। लेकिन ये सर्वे तो रूस ने 1980 के दशक में ही करा लिया था। तो क्या अमेरिका 20 साल तक केवल यही खोजने में लगा रहा कि वाकई वहाँ ये खजाना है कितना बड़ा? जब उसको लगा कि ये खुद से ले जाना संभव ही नहीं है तो उसने एक अलग प्लान बनाया, क्योंकि अब चीन और भारत उसकी राह का रोड़ा थे। लेकिन कम्युनिज्म सबसे पहले कम्युनिज्म का ही फायदा पहुंचाता है, यानी बिजनेस और हिस्सेदारी। यहाँ ट्रंप यानी राइट विंग का शासन भारत की राष्ट्रवादी सरकार के साथ खड़ा हो सकता था। साथ ही आज की अमेरिकन सरकार जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा की है, उसको अपने सर से चीन का सरदर्द भी तो हटाना था, ताकि उसको चीन के खिलाफ कुछ ना करना पड़े। चीनी अमेरिकी कम्युनिस्ट भाई भाई, यहाँ हमको ट्रंप की प्रशंसा करनी होगी, क्योंकि उनके शासनकाल में अमेरिका किसी भी युद्ध में नहीं गया, कुछ छोटी मोटी बातों को छोड़कर, बल्कि एक अलग स्पष्ट नीति के साथ भारत के साथ अमेरिका कदम ताल करता नजर आया था। देश के प्रति हित रखना उनका भी ठीक मोदी जी की तरह कर्तव्य था, और उसका ख्याल मोदी जी की तरह उनको भी रखना था। लेकिन हित के साथ सामंजस्य का एक अलग महत्व होता है, और ये सामंजस्य ही एक बेहतर पार्टनरशिप भी बनाता है। हो सकता है कि ट्रंप की नीतियाँ अमेरिकन थिंक टैंक से टकराती हों, और इस कारण ही उनको सत्ता में नहीं आने दिया गया हो। खैर, यह उनका अपना मामला है। अकेले ट्रंप की वजह से अमेरिका की करतूतों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार पूर्व में अमेरिका ने तालिबान नामक पश्तून आतंकी समूह को खड़ा किया और रूस को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाते हुए आखिर उसको सन 1991-92 में तोड़ डाला, यानी अब यूएसएसआर केवल रूस बनकर रह गया था। सोवियत संघ का अस्तित्व मिट चुका था। इसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उसकी करेंसी रूबल, जो कि आज के वेनेजुएला की करेंसी की तरह माने जाने लगी थी। यानी अब रूस किसी भी प्रकार अफगानिस्तान में दखल देने के काबिल ही नहीं रह गया था। चीन ने तब आर्थिक प्रगति की तरफ चलना ही शुरू किया था, और भारत उस समय तक एक ऐसी सत्ता के हाथों में था जिसको देश की आर्थिक प्रगति में कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं। वो केवल अपनी प्रगति और अपने मातहतों की प्रगति पर ही फोकस करती थी। लेकिन तभी एक राष्ट्रवादी सरकार का आगमन भारत की सत्ता में होता है, जो कि मात्र 16 दिन ही सत्ता में रह पाई थी, और जिसने आज के भारत के लिए तब 16 दिन में ही एक आउटसाइड मिलिट्री बेस की योजना तक को क्रियान्वित कर डाला था। यह वो दौर था जब तालिबान ने अपना प्रभुत्व अमेरिका के सहयोग से अफगानिस्तान में जमाना ही शुरू किया था। लेकिन तमाम अड़चनों के बावजूद भारत की सत्ता में 1998-99 में एक बार फिर से वही राइट विंग यानी राष्ट्रवादी सरकार बैठ जाती है, और अपनी रुकी हुई योजनाओं को पूरा करते हुए महत्वपूर्ण परमाणु हथियार कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाते हुए इसको 1974 के बाद रोक दिया गया था। एक पोखरण परमाणु परीक्षण करके अपनी मंशा स्पष्ट कर देती है। ये वो दौर है जब कारगिल छद्म युद्ध भी किया गया था, जो कि पाकिस्तान आर्मी ने अमेरिका के सहयोग से अंजाम दिया था, और अपने ही सैनिकों की लाशें लेने से और पहचानने तक से इनकार कर दिया था। यानी उस सरकार और भारत को एक उभरती महाशक्ति बनने से किसी भी तरह रोकना यूरोपियन संघ और अमेरिका की पहली प्राथमिकता बन गई थी। आखिर में अमेरिका अपने मंसूबों में कामयाब भी हुआ, आप लोगों की मूर्खता के कारण, इस देश की जनता की मूर्खता के कारण। अटल सरकार जिसने इस देश को परमाणु हथियार संपन्न देश होने का गौरव तब हासिल कराया था जबकि उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिए गए थे। यूरोप ने भारत पर वो प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन आपकी प्रगति उस सरकार ने तब भी रुकने नहीं दी थी। आपको आर्थिक विकास के साथ आउटसाइड सैन्य मिलिट्री बेस कार्यक्रम के रास्ते दिखाए, और भी अपने तमाम प्रयासों के और साइनिंग इंडिया प्रोजेक्ट के बावजूद उसको भारत की सत्ता से बाहर होना पड़ा। क्या ये केवल देश की जनता की मूर्खता थी या कुछ घोटाला था, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन कारण तो अंत में जनता की मूर्खता ही थी, ठीक आज के अमेरिकन्स की तरह।
उन्होंने भी जिसको गद्दी दी है उसने ही अमेरिकन की परवाह ना करते हुए उनको आज अफगानिस्तान में होस्टेज बनने पर मजबूर कर दिया। Basically, one woman we're tracking, she's back at the airport tonight. This is her third night in a row. Gates haven't opened, the Taliban haven't let her through. लेकिन उस सरकार की वापसी ना हो, इसके पीछे अमेरिका और यूरोप का ही हाथ था, ये भी पक्का है। क्या रहा होगा अमेरिका का प्रोग्राम? अमेरिका जिसने तालिबान को खड़ा करके पाकिस्तान के जरिए वहाँ के प्राकृतिक अर्थ मटेरियल्स, रेयर अर्थ मटेरियल्स को हासिल करने का प्रोग्राम बनाया था, उसको उसके ही आस्तीन के सांपों ने डस लिया। यानी पाकिस्तानी प्रायोजित तालिबान और अलकायदा ने अमेरिका के ट्विन टावर्स को सन 2001 में उसके ही विमानों को हाईजैक करते हुए ध्वस्त कर डाला। What are those people gonna do? All the elevators are blocked down. Division 6 acting, K, urgent. Division 6 acting, go. Alright, you're responding down to the World Trade Center. You're maintaining radio communication and advise Manhattan Dispatch what exactly is going on, K. We are unable to make any kind of communication. It collapsed. The top floors collapsed down. I saw it blow and then ran like hell. Thank God. I'm 69, but I can still run. There's got to be firemen trapped back there, though. When the chief जिसके बाद अमेरिका को मजबूरन तालिबान को रोकने के लिए अफ़गानिस्तान पर कब्जा करना पड़ा था। तालिबान और अलकायदा एक ही थे और कई साल इसमें बर्बाद हो गए। या खुद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा करने के लिए अपने ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त करा दिया हो, ऐसा भी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हाल में काबुल एयरपोर्ट के धमाकों की तरह इंटेलिजेंस तो तब भी रही होगी ना। कहते हैं ना, जिसके लिए गड्ढा खोदते हैं उस गड्ढे में आप सबसे पहले स्वयं गिर जाते हैं। यही अमेरिका के साथ भी हुआ। लेकिन असल विषय यानी रेयर अर्थ मटेरियल्स को अमेरिका उस वक्त भी नहीं भूला, उन खनिजों को वो उस वक्त भी नहीं भूला। उसने अपना एक नया जियोलॉजिकल सर्वे 2010 में कराया ताकि उसको ये स्पष्ट अनुमान हो जाए कि आखिर रूस को मिला क्या था। ये तो कभी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया गया और ना ही शायद कभी सामने आएगा, लेकिन आज के हालात को देखकर सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये खजाना कितना बड़ा होगा, जिसके लिए अमेरिका ने $3 ट्रिलियन से ज़्यादा बर्बाद कर डाले और भारत और उसके सहयोगियों को रोकने के लिए बिलियंस डॉलर के हथियार तालिबान और पाकिस्तान के सुपुर्द कर डाले। लेकिन भारत क्यों? आइए देखते हैं उसका इतिहास भी। 2010 में जब अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे कराता है, उसके अगले ही साल 2011 में अफ़गानिस्तान की हामिद करज़ई सरकार, जो कि एक कठपुतली सरकार थी, अमेरिका की कठपुतली सरकार थी, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है भारत की तत्कालीन मनमोहन सरकार यानी एंटोनियो माइनो की सरकार से, जो कि खुद भी चर्च द्वारा फंडेड एक कठपुतली सरकार ही थी। इसमें कोई संशय नहीं है। दोनों के बीच कुछ समझौते साइन किए जाते हैं। इन खनिज संपदा को माइनिंग करने
और परिष्कृत यानी शुद्ध रूप देने के लिए इसके लिए कई समझौते किए जाते हैं। यहाँ तक अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसको वहाँ माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने और इंडस्ट्रीज लगाने में फिर से खरबों डॉलर खुद के खर्च करने पड़ते। लेकिन यही काम वो किसी अन्य देश यानी भारत जैसे देश जो कि उसकी कठपुतली थे, जो कि अमेरिकन ईसाई मिशनरीज के फंड से ही चलती थी और उसमें इन मिशनरियों का इन्फ्लुएंस भी सबसे ज़्यादा था, ये सर्वविदित है। उसको कर्ज के रूप में रकम देते हुए तमाम झंझटों से बचते हुए भी करा सकता था, साथ ही रकम का ब्याज भी हासिल कर सकता था, जो कि बहुत आसान था और फ़ायदेमंद भी था। लेकिन अमेरिका की चूँकि कब्र अफ़गानिस्तान में खुदना ईश्वरीय कृपा और गंधारी की शराब की वजह से तय था, उसके चलते एक बार फिर भारत की सत्ता वापस उसी राइट विंग यानी बीजेपी के हाथों में पूरी। याद कीजिए वो सब बातें जो कि 2014 के चुनावों से पहले की गई थी। हम मोदी को अमेरिका का वीज़ा नहीं देंगे, वो हस्ताक्षर अभियान जो कि पूर्व नौकरशाहों और राजनीतिक पालतू कुत्तों के द्वारा चलाया गया था, ये वो डॉट्स हैं जो आपको जोड़ने होंगे। खैर, अफ़गानिस्तान से हुए समझौतों के आधार पर माइनिंग को छोड़कर, क्योंकि आज की सरकार उसमें हिस्सेदारी मांगती और इनको अमेरिका की कर्ज की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि जो सरकार हथियार निर्माता बन सकती है वो क्या नहीं कर सकती थी। बाकी विकास कार्यों के लिए भारत को कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करने शुरू करने दिया गया, वो भी इसलिए ताकि अमेरिका को ज़्यादा सिरदर्द न लेना पड़े और भारत सरकार भी इस तरफ ज़्यादा ध्यान न दे। तब से लेकर आज तक भारत में किसी न किसी विषय को लेकर इस मौजूदा सरकार को गिराने का प्रयास लगातार जारी है। कभी 370 के नाम पर, कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी GST के नाम पर, कभी राफेल के नाम पर, तो कभी CAA के नाम पर, कभी NRC के नाम पर, और फिलहाल तथाकथित किसान यानी खालिस्तान आंदोलन के नाम पर। याद कीजिए कि कनाडा भी एक अमेरिकन देश है, जहाँ से खालिस्तानी मूवमेंट का जिन्न फिर से 35 साल बाद जिंदा हुआ है। अब इस सरकार को भी खुलकर काम नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2016 में खुद अमेरिका में भी राइट विंग सरकार यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गए थे, जिनकी विचारधारा भारत से मेल खाती थी। हालांकि ये कहना ठीक नहीं होगा कि ट्रंप पूरी तरह भारत के पक्ष में थे या नहीं, क्योंकि अमेरिकन मूवमेंट जो कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका को बाहर निकालने के लिए अमेरिकी टैक्स पेयर्स चला रहे थे, जिसके तहत ट्रंप ने जिस प्रकार तालिबान से बातचीत और समझौते किए, क्या वो यही थे जिनको आज इम्प्लीमेंट में लाया जा रहा है, अथवा उनकी रणनीति कुछ अलग थी? शायद अलग ही थी। हो सकता है कि ट्रंप की रणनीति में इतने हथियार छोड़कर जाना ना हो सकता है कि 2016 में जिस प्रकार फिर से अफ़गानिस्तान और भारत में विकास और आर्थिक सहयोग को लेकर जिस प्रकार बातचीत आगे बढ़ी, उसको लेकर ट्रंप का रुख भारत के प्रति पॉजिटिव रहा हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रंप को जिस प्रकार अमेरिका की सत्ता से हटाने के लिए लेफ्ट बिरादरी, सोशल मीडिया इत्यादि ने पूरा दम घूम लगाया है, वो ठीक वैसा ही था जैसा कि भारत में मोदी सरकार के प्रति इस समय भी किया जा रहा है। हमने पूर्व में आपको बताया कि 2016 बेहद महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये साल वैश्विक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और अफ़गानिस्तान को लेकर इस अखंड भारत सीरीज में अभी एक और एपिसोड होना बाकी है। लेकिन आप ये मत समझिए कि केवल अफ़गानिस्तान से अखंड भारत बन जाने वाला है, नहीं, उसके लिए कई देश और उनका इन्फ्लुएंस और घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। चीन को कैसे भूल सकते हैं? सबसे बड़ा रोड़ा तो अखंड भारत के लिए वही है। या फिर चीन और रशिया भी इसमें सहयोगी हो सकते हैं, या वन नेशन वन चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत और सोवियत संघ यानी USSR फिर से जिंदा हो सकते हैं अपनी अपनी अम्ब्रेला यानी छतरी के साथ। हाँ, पाकिस्तान को भूल जाओ, वो देश जल्द ही इस दुनिया के नक्शे से गायब होने वाला है, वो इतिहास बनने वाला है। लेकिन पहले एक समय में एक ही देश और उससे जुड़े पहलुओं पर विश्लेषण करना ठीक होगा, वरना सब खिचड़ी बन जाएगा
और ना तो दाल का पता चलेगा ना भात का पता चलेगा। यहाँ तक का विश्लेषण यदि आपको समझ और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि अखंड भारत सीरीज अभी काफ़ी लंबी चलने वाली है। और इसके बाद रिलीजियस सिविलाइजेशन का एक लंबा विश्लेषण होगा, जो कि हमारी खुद की थ्योरी पर आधारित होने वाला है, जिसमें किसी भी माइथोलॉजी को शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब की हो। वो भी केवल फैक्ट्स और इतिहास के विश्लेषण के आधार पर ही होने वाला है। आशा है आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़ें, ताकि सभी अपडेट आपको सही समय पर मिलती रह सकें। जैसा कि आप जानते हैं, इस तरह के चैनल्स को यूट्यूब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने देता, और हम तो एक ऐसे विषय का विश्लेषण कर रहे हैं जो कि कई देशों पर प्रभाव डालता है, खुद भारत पर भी। लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कड़ी। धन्यवाद।